हाँ, सो नेक्स्ट थियरी हमें देखनी है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाम से ही हमें समझ में आता है कंटिन्यूअस चार्ज। कंटिन्यूअस चार्ज मतलब अभी तक हम कैसे बात कर रहे थे कि भाई सपोज डाइपोल है तो यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू है, या फिर कहीं पे यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पे सोर्स चार्ज जैसे नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम डिस्क्रीट मतलब डिफरेंट पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे थे। ओके, मतलब एक चार्ज यहाँ है, एक वहां है, एक यहाँ है। लेकिन अब हम किसकी बात करने वाले हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर जगह चार्ज है, हर जगह चार्ज। मतलब कि जैसे कि ये मैंने एक प्लेट ले ली, तो पहले अभी हम क्या करते थे कि प्लेट के एक साइड में एक चार्ज है और दूसरी साइड में एक चार्ज है, ऐसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे। क्यों ऐसे डिस्कस कर रहे थे? क्योंकि जब ऐसे डिस्क्रीट में तुम डिस्कशन करो, एनालिसिस करो, स्टडी करो तो वो इजी हो जाता है। सो फॉर द इजीनेस हम ये करते थे, बट एक्चुअल में चार्जेस कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस मतलब ये हम थर्मोडायनेमिक्स और पर्टिकुलरली केमिस्ट्री और फिजिक्स में आगे भी आएगा। कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब क्या? कहीं पर भी कोई गैप नहीं है, कंटिन्यूअस है। ओके, कंटिन्यूअस है इन द सेंस जैसे कि पानी है, पानी तो एक वाटर बॉटल है और वहां पे ऐसे तुमने पानी भरा हुआ है पूरा, तो पूरा पानी भरा हुआ है। ओके, नाउ इसके अंदर वाटर के सपोज n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के। जैसे हम बोलते हैं ना 1 मोल अगर लिया होगा, अगर मैंने यहाँ पे 18 ग्राम ऑफ H2O लिया, कितना? 18 ग्राम, तो इसके अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे? एवोगेड्रो नंबर कितने? क्योंकि 18 ग्राम लिया है ना, मॉलिक्यूलर मास लिया है, तो एवोगेड्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब ये सब भूल भी जाओ तो भी 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। 10⁻23, 10⁻3,000 होता है, 10⁻5 लाख होता है, 10⁻7 करोड़ होता है, तो ये तो कितना है? 10⁻23। थोड़े 10 दिन पहले, ये तो आया इसलिए याद आया, 10-15 दिन पहले मैंने एक हमारे हिस्ट्री का मतलब हमारी हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, जो पहले सेजेस और वो थे वो पढ़ाते थे, मतलब सेजेस ही टीचर थे। ओके, तो वो ऐसे गिनते थे कि 10 कहाँ तक पढ़ाते थे, तो वो कहाँ तक पढ़ाते थे पता है? 10⁻100 तक की गिनती उनको मुंह जबानी थी, याद थी उनको कि भाई 10⁻1 मतलब 10, जिसे बोलेंगे हम 10। ओके, फिर 10⁻2 मतलब 100, मतलब उसको शतक बोलेंगे, शतक नहीं सेंचुरी होती है, शतक। ओके, तो 100। फिर 10⁻3, ओके, तो उसको हमारी संस्कृत में सहस्त्र बोलते हैं, सहस्त्र, 1000। ओके, तो वैसे 10⁻2 कहाँ वो सब आ गया, लाख आ गया, करोड़ आ गया, खर्व, निखर्व, ऐसे ऐसे वर्ड थे। 10⁻100 तक का ऐसे वो गिनते गए, तुरंत गिनते गए। सोचो, मतलब सब याद भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको आता है, याद भी है। ओके, सो वहां तक का पढ़ाई हम करते थे। सोचो कि हमारे एंसेस्टर कितने ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे। ओके, हाँ चलो, तो यहाँ आते हैं। तो सिर्फ 18 ग्राम ऑफ वाटर लिए, इसमें 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। ओके, है वो डिस्ट्रिक्ट, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है? डिस्ट्रिक्ट मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, एक H2O दूसरा H2O, लेकिन इतना ज्यादा है, इतने ज्यादा है, मतलब दो H2O के मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 है। मतलब जैसे ही यहाँ है उसके तुरंत बाजू में दूसरा है, और इतने सारे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि सर वाटर इज अ कंटिन्यूअस, वाटर कंटिन्यूअस है। हाँ, बीच में यहाँ पर जैसे कि सोडा वाटर, तो बीच में यहाँ पर ऐसे बबल हो तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे वाटर कंटिन्यूअस नहीं है, वहां पे बीच में एयर है। डन। तो जैसे वाटर को हम कंटिन्यूअस लेते हैं, वैसे ही अब हम कौन सा चार्ज लेने वाले हैं? कंटिन्यूअस चार्ज। मतलब हर जगह चार्ज है, ऐसे हर जगह एक चीज। मतलब तुम्हें यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो व्हाइट दिखेगा ही नहीं, कलर पूरा का पूरा क्या दिखेगा? रेड कलर ही दिखेगा ऐसे। ये कंटिन्यूअस चार्ज ही है पूरा का पूरा। समझ में आया? पूरा कंटिन्यूअस चार्ज वो हम पढ़ने वाले हैं। आया कंसेप्ट समझ में? अच्छा चलो, सो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वी हैव सो फार डील्ड विद द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्विंग डिस्क्रीट चार्जेस Q1, Q2, Q3 जितने भी हो। ओके, जितने हो उतने हम फिर एडअप कर देते थे। ओके, सुपरपोजिशन थ्योरम भी यूज करते थे।
One reason why we restricted to discrete charges is that the mathematical treatment is simpler and does not involve calculus. मतलब एक रीजन क्या था, वही मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, इजीनेस हो जाता था, कैलकुलेशन वो सब क्या हो जाता था, इजी हो जाता था भाई, E1 एंड E2 प्लस करो माइनस करो, बात खत्म. ओके, बट डिस्क्रीट चार्जेस, अभी सपोज मैं बोलूं कि 10⁻23 चार्जेस है, तो इतना 10⁻23 थोड़ी हम प्लस करने बैठेंगे. ओके, उसके लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का. ओके, सो जैसे तुम आए उससे पहले इनको बताया, 2 लेक्चर लिए हैं क्लास 11 के. ओके, एक लेक्चर कल लिया था डिफरेंशिएशन का, आज सुबह लेक्चर लिया इंटीग्रेशन का. तो वो 2 लेक्चर आई विल शेयर इन द ग्रुप. ओके, दैट ऑल ऑफ यू शुड सी, ओके, शुड वॉच. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, उतना ही जरूरी है. मतलब बायो के स्टूडेंट के लिए उतना ही जरूरी है, मैथ्स के लिए तो आने ही वाला है, बट पर्टिकुलरली फिजिक्स के लिए, 11th-12th के फिजिक्स के लिए, एनसीईआरटी एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम के लिए उतना ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जरूरी है, जो मैंने वो 2 लेक्चर में बताया है. सो अच्छे से देखना वो. ओके, आज ही शेयर कर दूंगा. हाँ चलो. फॉर मैनी पर्पज however it is impractical to work in terms of discrete charges and we need to work with the continuous charge distribution. कई ऐसी एप्लीकेशंस होती है जिसमें हम डिस्क्रीट चार्जेस का कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते, तो वहां पर तो हमें कंटिन्यूअस चार्जेस का कंसेप्ट यूज करना ही पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, जैसे कि ये कंडक्टर है, कोई एक प्लेट है, जैसे कॉपर की प्लेट है. ओके, तो वो कंडक्टर है, तो फिर हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि कॉपर की प्लेट के लेफ्ट में एक चार्ज है और राइट में एक चार्ज है. वो तो कंटिन्यूअस चार्ज है. मतलब अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो सिर्फ यहां से पास होगी, यहां से यहां और यहां इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, ऐसा थोड़ी है. पूरी बॉडी में से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी. डन. क्यों? क्योंकि सब जगह ही चार्जेस है. इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या? मूवमेंट ऑफ चार्जेस. वो सब तो हमने पढ़ ही लिया है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल दिया है, इट इज इम्प्रैक्टिकल टू स्पेसिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ द लोकेशंस ऑफ द माइक्रोस्कोपिक चार्ज्ड कंस्टिट्यूएंट्स. मतलब कि माइक्रोस्कोपिक मतलब एकदम डिटेल्ड में अगर तुम देखो तो उनका लोकेशन क्या है वो समझ में आने वाला नहीं. कैसे समझ में आएगा? मैं बोलूं कि एक पार्टिकल जो है, एक पार्टिकल, एक चार्ज, सिर्फ एक चार्ज, ये कंटिन्यूअस चार्जेस है. मान लो यहाँ पर है 10⁻100 चार्जेस, 10⁻100 चार्जेस. अब मैं बोलूं कि एक चार्ज है, उसकी लोकेशन बताओ. भाई कैसी बात कर रहे हो? उसकी लोकेशन तो मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ओके, पता तो चल जाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में, लेकिन वो भी कितना डिटेल्ड होगा, पीछे कितना डेसिमल के पीछे भी 0.00001 ऐसा कुछ होगा. सो वो इम्पॉसिबल हो जाता है. इट इज मोर फिजिबल टू कंसिडर एन एरिया एलिमेंट. तब हम क्या करेंगे? डायरेक्टली एरिया एलिमेंट गिन लेंगे. ओके, तो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आएगा. इट इज मोर फिजिबल और से पॉसिबल, फिजिबल मतलब पॉसिबल टू कंसिडर एन एरिया एलिमेंट डेल्टा एस से फिगर दिस फिगर. जैसे कि ये पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी में ऐसा समझो पूरा कंडक्टर ही है, मतलब पूरी बॉडी पे चार्ज है, फुल बॉडी पे चार्ज ही चार्ज है. जैसे हमारी फुल बॉडी पे सपोज से ये से हेयर है ऐसा मान लो. ओके, या फुल बॉडी पे स्किन है, स्किन तो है ही है, कहीं पे ना भी हो, स्किन तो सब जगह है ही. ओके, ऐसा तो नहीं है कोई स्किन बिना का पार्ट है. ओके, सो ये पूरी बॉडी है. ओके, उस पे सब जगह क्या है? चार्जेस है. अब हम सबकी पॉइंट वाइज लोकेशन इम्पॉसिबल है हमने बोला, तो हम क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर एरिया कंसीडर कर लेंगे. ओके, सपोज हमने कंसीडर किया ये सब आगे, सपोज हमने कंसीडर किया ये हमारा एरिया है, तो इसमें से हमने कंसीडर किया एक छोटा सा एरिया लाइक दिस. वो छोटा सा एरिया को नाम दे दिया हमने क्या? डेल्टा एस. डन. तो वो डेल्टा एस में कितना चार्ज होगा? अगर टोटल चार्ज तो सबका समेशन करेंगे वो, लेकिन यहां पर एकदम छोटा सा एरिया लिया हुआ है, तो वो छोटे से एरिया में जो चार्जेस होंगे उसको मैंने नाम दे दिया से डेल्टा क्यू और डेल्टा क्यू, वॉट एवर यू टेल. ओके, कि इतने एरिया में इतना चार्ज है. डन. ओके, तो अगर मैं बोलूं कि अगर दिस मच एरिया में इतना चार्ज है, तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा? यूनिट मतलब 1, तो इसको नीचे ले जाता हूं, तो यहाँ पे 1 लिख दूंगा, ये नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस. तो मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया. क्या आया? चार्ज पर यूनिट एरिया. ये यूनिट एरिया में जो चार्ज है वो, तो वही कंसेप्ट हमें देखना है कि हमने एरिया लेंगे तो वो मोर फिजिबल है, सरफेस ऑफ द कंडक्टर.
which is very small on the macroscopic scale but big enough to include a very large number of electrons. मतलब इलेक्ट्रॉन्स मतलब के चार्जेस, मतलब मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा लेवल के, देख मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक दो वर्ड है, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, ये तो हम थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ चुके हैं. ओके, सो मैक्रो लेवल पे बात करें, बड़े लेवल पे बात करें तो सपोज कंसिडरिंग होल ऑब्जेक्ट की कंपेयर में ये एरिया तो छोटा है, लेकिन अगर वो छोटे एरिया की बात करें हम, तो वो छोटे एरिया में भी बहुत सारे चार्जेस है, राइट, बहुत सारे चार्जेस है, तो मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा बोल रहे हैं कि विच इज वेरी स्मॉल ऑन द मैक्रोस्कोपिक स्केल बट बिग इनफ टू इंक्लूड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस और से इलेक्ट्रॉन्स. सिंपल. एंड दे स्पेसिफाई द चार्जेस डेल्टा क्यू ऑन दैट एलिमेंट, मतलब इतने में कितना है डेल्टा क्यू. then so we then define a surface charge density sigma at the area element by delta q by delta s. तो ये जो हम सरफेस पर ये जो पर्टिकुलर इतनी सी सरफेस है उसमें जो चार्ज है उसको हमने डिफाइन किया, उसको हम डिफाइन करते हैं सिग्मा से, जिसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी और चार्जेस पर यूनिट एरिया. डन. हमने क्या बोला, ये पूरा एरिया है, पूरे एरिया में सब जगह इतने सारे मिलियंस और मिलियंस ऑफ चार्जेस होंगे, तो सबकी लोकेशंस डिनोट करना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा. तो हमने बोला सब तो नहीं, लेकिन कहीं पर भी इसमें एक छोटा सा एरिया ले लो, तो छोटा ये होल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये छोटा सा एरिया है. अगर पूरा मैक्रोस्कोपिक लेवल देखे तो ये छोटा सा एरिया है, लेकिन ये छोटे से एरिया में भी वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस है. डन. तो डेल्टा एस एरिया में मेरे पास डेल्टा क्यू चार्जेस हो तो यूनिट एरिया मतलब 1 में कितना होगा, तो वो कितना होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस, और ये इसको हमने नाम दे दिया क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. डन. उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, उसका यूनिट क्या बनेगा भाई, ऊपर क्यू है मतलब कूलम और नीचे एरिया है मतलब क्या मीटर स्क्वायर. सिंपल. ओके. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी वी कैन डू दिस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द कंडक्टर. अलग अलग पॉइंट्स पर हम कर सकते हैं, मतलब कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी ये वाले एरिया के लिए से सिग्मा 1, फिर एक दूसरा ले लिया सिग्मा 2, उसके लिए भी आएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस, वो पर्टिकुलर ऐसे दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, चौथा ले लिया, पांचवा ले लिया, मतलब सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, वैसे मिलता जाएगा, जितना भी एरिया लेंगे वो सारा मिलता जाएगा. डन. पक्का. ओके. सो जितना भी हमने लिया एरिया वो उतना ले लेंगे. अब हमें तो पूरा एरिया गिनना था ना, तो क्या करेंगे, सपोज ऐसे मैंने थाउजेंड्स छोटे छोटे एरिया लिए, 1000 पार्ट, इसके ये होल ऑब्जेक्ट के मैंने कितने पार्ट कर दिए, 1000 पार्ट कर दिए. ऐसे 1000 पार्ट कर दिए तो मुझे 1000 सरफेस डेंसिटी मिली गई. डन. अब ये हम क्या करेंगे, सबका समेशन कर देंगे. अंडरस्टूड. सबका क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, तो हमें पूरे एरिया का मिल जाएगा. अंडरस्टूड. इसी को बोलते हैं, ये कंसेप्ट ही है इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मतलब क्या, जो बचपन में तुम पजल होते थे, पजल ऐसे वो पजल खेलते थे ना हम, तो यहाँ पर ऐसे होगा, तो यहाँ पर ऐसे होगा, ऐसे सब होता था. तो ये सब हम जोड़ते थे और एक बिगर पिक्चर बनाते थे. तो ये जो जोड़ने वाली प्रोसेस होती है, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के यहाँ पे पूरा हाथी बन गया. क्या बन गया, एलिफेंट. ओके. तो ये जो पूरा बन गया, ओके, ये हमने प्रोसेस जो की वो क्या की, इंटीग्रेशन. और फिर हमारा यंगर ब्रदर और सिस्टर आया और ऐसे करके मार दिया और पूरे एलिफेंट का भुक्का भुक्का बुला दिया. तो उसने क्या किया, डिफरेंशिएशन. दैट्स इट. ओके. तो ये हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं. देखो, सो नाउ ये हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाली. कहां गए हम, कहां पहुंचे, we can do this. Yes, the surface charge density sigma so defined ignores the quantization of charge and discontinuity in charge distribution at the microscopic level. यहाँ पर जो हमने डिफाइन किया है सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसमें हमने क्या किया है कि डिसकंटिन्यूटी जो होगी भी उसको हमने कंसीडर किया नहीं है. हमने क्या कंसीडर किया है, कंटिन्यूअस ही है. डिसकंटिन्यूअस जैसे कि भाई ये पूरा एरिया है, उसमें से मैं एक एरिया ले लूं, फिर यहाँ पर मैं ऐसे दूसरा एरिया ले लूं, फिर यहाँ पर ऐसे मैं तीसरा एरिया ले लूं. देखो ये 3 एरिया के बीच में ये बीच वाला एरिया तो बच गया, ये बीच वाला एरिया
बच गया, ये बच गया वो मैं लेने वाला नहीं हूं, मैं तो कंसीडर करूंगा कि सब कुछ आ गया है, तो इसीलिए यहाँ पे स्टार भी लगाया हुआ है, मतलब नीचे लिखा हुआ होगा ये वाला देखो, एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिसकंटिन्यूअस। माइक्रोस्कोपिक लेवल एकदम डिटेल्ड में तुम जाओ ना तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, मतलब जैसे मैंने वाटर का बताया वो यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, लेकिन ये कब, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक भी नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, इतना डिटेल में तुम देखोगे तब तुम्हें दिखाई देगा कि अच्छा ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, अदरवाइज तो क्या पूरा ही दिखाई देगा, ये पूरा एक ही है, लाइक दैट। ओके, कंटिन्यूटी मतलब डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, जैसे कि हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बोलते हैं कि भाई अभी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, तो हम अभी रूम का टेम्परेचर बोलते हैं 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखेंगे थर्मोमीटर से तो शायद वहां जाए ना हम वो कॉर्नर पर तो वो दिखाएगा 39.9, वो कॉर्नर पे जाए तो दिखाएगा 39.8, ये विंडो के पास चले जाए तो वो दिखाएगा सपोज 40.2, वो विंडो पे चले जाए तो दिखाएगा 40.1, तो मतलब हर जगह अलग अलग है, तो हमने क्यों बोल दिया 40, भाई ये तो छोटे छोटे लेवल पे अलग अलग है, अगर एवरेजली गिनना है रूम का सारे टेम्परेचर का एवरेज निकाल ले तो वो कितना आएगा 40, जैसे बोलेंगे कि भरूच का टेम्परेचर 41 है, ओके, तो क्या हर जगह 41 है, हर जगह नहीं, एवरेज 41 है। फिर तू नर्मदा रिवर बैंक पे चले गए तो वहां तो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, तुम्हें कहाँ है 41, नहीं है, गांव में चले गए तो इतने पेड़ है तुम्हें कुछ लगेगा ही नहीं, अरे वाह अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा, और इंडस्ट्रियल एरिया में चले गए तो 35 भी 40 जैसा लगेगा, ओके। सो वो जो हमें बताते हैं वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे तो सब कुछ अलग अलग है, डन, ओके। तो यहां पर भी वही चीज बताई गई है, हाँ। सो सिग्मा represents the macroscopic surface charge density which is in sense is a smoothed out average of the microscopic charge density over an area element delta S which is as said before is large microscopically तो बहुत बड़ी है but small macroscopically लेवल देखे तो वो एरिया छोटा है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली देखे तो वो एरिया और वो चार्ज बहुत ज्यादा है, ओके। The units for this is, ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अब दूसरा देखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी, सिमिलर कंसिडरेशन अप्लाई फॉर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमने एरिया लिया, ये एक छोटा सा क्या लिया था, एरिया लिया था, वैसे ही हम लाइन भी ले सकते हैं कि ये मेरी एक लाइन है, ये मेरी एक लाइन है, तो ये लाइन पर सपोज डेल्टा एल, ये लाइन पर टोटल चार्ज कितना है डेल्टा क्यू, वो एरिया में चार्ज था डेल्टा क्यू, तो ये लाइन पे चार्ज है डेल्टा क्यू। अब मैं बोल रहा हूं कि यूनिट, यहां पर भी यूनिट लाइन ले ली, मतलब पर मीटर, ओके, पर मीटर यूनिट लेंथ, तो कितना होगा, तो अगेन वो हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, नहीं सिर्फ मीटर, तो ऐसा लीनियर, इसे बोलेंगे लाइन, ओके। वैसे वॉल्यूम भी हो सकता है, ये लीनियर था, फिर हमने एरिया पहले ही देख लिया, वॉल्यूम भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लिया है हमने, ओके, 3D, एरिया में 2D लेते हैं, एरिया में क्या लेते हैं 2D, ये 3D एरिया लिया है, मतलब तुम पहले ये जो स्क्वायर लिया था वो स्क्वायर क्या था 2D था, अब हम क्या ले रहे हैं क्यूब ले रहे हैं, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर इज अ 2D बट क्यूब इज अ 3D, जस्ट लाइक सर्कल इज अ 2D एंड स्फीयर इज 3D, लाइक दैट। तो हमने वॉल्यूम लिया, तो डेल्टा V वॉल्यूम में है चार्ज कितना, डेल्टा Q, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, यूनिट वॉल्यूम मतलब पर मीटर क्यूब, तो कितना होगा अगेन डेल्टा Q बाई डेल्टा V। तो ऐसी 3 क्वांटिटीज तुम डिफाइन कर सकते हो, एरिया बेस पर भी, लाइन बेस पर भी, यूनिट लेंथ बेस पर और यूनिट वॉल्यूम बेस पर, डन। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि सिमिलरली वी कैन डू दिस। द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी ये जो है उसको हमने क्या नाम दिया है, लैम्बडा, ओके, ऑफ अ वायर इज डिफाइंड बाय दैट where delta is a small line element of wire on the macroscopic scale that however includes a large number of microscopic charge constituents। वही चीज बार बार लिखी हुई है। Then next delta Q is the charge contained in that line element, the units for lambda again the volume charge density sometimes called charge density। अगर सिर्फ ऐसा बोले चार्ज डेंसिटी,
तो वो क्या है? वॉल्यूम, क्योंकि समटाइम्स कॉल्ड क्या? चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक सरफेस है, एक पर्टिकुलरली सरफेस है, मतलब एरिया है। फिर लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, ओके। और चार्ज डेंसिटी सिर्फ बोले, सिर्फ चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सिर्फ चार्ज बोले, वो भी क्या है? वॉल्यूम ही है। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो, दैट इज डेल्टा क्यू बाई वी। तो 3 क्वांटिटी हमने डिफाइन कर ली। सबसे पहला एरिया, तो उसके लिए था सिग्मा, दैट इज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा एस, जिसका यूनिट है क्या? कूलम पर मीटर स्क्वायर। फिर लाइन निकाला तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, विच इज कूलम पर मीटर। एंड लास्ट में हमने वॉल्यूम निकाला, विच इज रो, दैट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी से वॉल्यूम, सो कूलम पर मीटर का क्यूब। डन, सिंपल है, ओके। अब वही चीज वापस लिखी हुई है तो हम स्किप करते हैं। The notion of continuous charge distribution is similar to that we adopt for continuous mass distribution in mechanics. Just like जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल दिया, वो क्या है? मास डिस्ट्रीब्यूशन। मैकेनिक्स में मास डिस्ट्रीब्यूशन। When we refer the density of a, देखो वही आया, density of a liquid, say water, okay, we are referring to its macroscopic density. We regard it as a continuous fluid and ignore its discrete molecular constitution. मतलब कि भले ही मैंने जैसे बताया ना कि सपोज 18 ग्राम वाटर में 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स हो, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पर तो हम बोलेंगे भाई कंटिन्यूअस वाटर है, बीच में कोई गैप है नहीं। मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़े लेवल, छोटे लेवल पे डिटेल्ड में घुस गए तो सब कुछ अलग है। एक वाटर मॉलिक्यूल इधर, एक इधर, बीच में चीनी डालोगे तो चीनी भी डिसॉल्व हो जाएगी। सॉल्यूशंस, केमिस्ट्री, डन, ओके। चलो, वो सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया है, लास्ट टॉपिक बाकी है, तो वो रिवाइज कर लो अच्छे से, ओके। अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है। और अभी जस्ट मैं सोच रहा था कि हमें उस साइड पढ़ना पड़े तो मैं अपनी बुक लेकर ही जाता हूँ, तो मैं बुक निकाली मैंने, ओके। तो आई रिमेम्बर एंड रिकॉल, ओके, कि देखो जब मैं खुद, ओके, देखता हूँ आज की डेट पर भी, ओके, मैं बताता हूँ, उसमें कोई मतलब हेजिटेशन या छुपाने वाली बात नहीं है। इवन टुडे आई रीड, ओके, और ऐसा नहीं है तुम्हारा 12th क्लास है इसलिए, इवन मुझे 5th क्लास के स्टूडेंट का क्लास लेना हो, जो मुझे सब कुछ आता है, तो भी मैं पढ़ता हूँ। ये प्रैक्टिस मुझे कॉलेज लेवल पर मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने बताई थी, हमारे डीन और हमारे जो प्रिंसिपल थे कॉलेज लेवल पर, जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था, जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तब उन्होंने बताया था कि आज भी वो पिछले 35 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं, एल्डरली एज, तो 35 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे बताते थे कि यार ऐसे मैं गया लेक्चर, चलो पढ़ाओ, तो वो आराम से बैठे हुए थे, और फिर बुलाया मुझे कैबिन में कि अच्छा चलो तुमने जो पढ़ाया उसमें तुम कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, ये सब कुछ सारे पॉइंट्स बता दिए। बोले कितने घंटे, मतलब सपोज 1 आवर का क्लास लिया या 1.5 आवर का क्लास लिया, ओके, कितने घंटे की प्रिपरेशन की थी तुमने 1 घंटे की क्लास लेने के लिए? सर ये सब तो इंजीनियरिंग में हमें आता था, तो आता ही है, तो मैं सिर्फ देख लिया था कि आज क्या क्या पढ़ाना है और फिर पढ़ा लिया। नहीं, फिर भी कितने घंटे की प्रिपरेशन? मे बी सर 10-15 मिनट्स मैक्स, ओके। सो व्हाट यू आर डूइंग? ऐसे पढ़ोगे क्या? सर वो सबको समझ में आ गया, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। बोले समझ में आ गया वो उनका बेनिफिट, उनको सब स्टूडेंट को सब समझ में आ गया, वो तो उनका बेनिफिट, बट तुम कब इंप्रूव करोगे? वो लोग तो इंप्रूव कर रहे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं, तुम कब इंप्रूव करोगे? मतलब सर क्या एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं? तो बोले मैं आज की डेट पर भी, आज अगर मुझे 1 घंटे का लेक्चर लेना हो ना, तो मैं 2 घंटे प्रिपरेशन करता हूँ। 1 घंटा लेक्चर लेना हो, जो उनको सब आता है, उनको ऐसा नहीं है कि भूल गए, उनको इतने साल पढ़ा है तो सब याद ही रह जाएगा। भाई तुम बार बार ऐसा सब पढ़ते जाओगे, ये बार बार पढ़ा तुमने, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी, बार बार पढ़ते गए। ट्रिग्नोमेट्री अभी मैं पूछूं sin 30, तुम बोल दोगे 1/2, क्यों भाई पूरा 1 साल पढ़ा, 11th में भी थोड़ा बहुत आया, तो वैल्यू याद रह गई। तो वो तो 35 ईयर से एक ही
पढ़ाते जा रहे तो याद ही रह जाएगा। फिर भी वो बोल रहे हैं कि 1 घंटे की क्लास के लिए वो 2 घंटे प्रिपेयर करते हैं। तो प्रिपरेशन मीन्स व्हाट? इट्स नॉट अबाउट कि हमें सब याद रखना है, मतलब ये सब याद रख के आऊं और तुम्हारे सामने वैसे उगल दूं, मतलब खाना खाया और फिर स्टूडेंट के सामने हो देखो मुझे सबक। इट्स नॉट टीचिंग, वो टीचिंग नहीं है, वो समझे, वो टीचिंग के भी क्लास होते हैं। जैसे कि वो पर्टिकुलरली फैकल्टी का प्रोग्राम होता है एवरी ईयर, ओके, फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है एवरी ईयर। स्कूल में भी होता है और कॉलेज लेवल पर भी होता है, और स्कूल में जनरली कम होता है शायद। क्यों? क्योंकि स्कूल में एडमिशन मतलब टीचर को कब लेते हैं? जब उन्होंने किया हो बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो बीएड में यही चीज समझाते हैं। लेकिन वहां पर कॉलेज लेवल पर पर्टिकुलरली हर 3 महीने 6 महीने 1 साल में ऐसे कोर्स होते हैं, वो समझाते, मुझे समझाया था कि कोर्स कैसे। और जब से उन्होंने वो बात समझाई थी तब से मैंने प्रैक्टिस डाली कि कोई भी लेक्चर हो, कुछ भी पढ़ाना हो, आई विल प्रिपेयर मतलब अगेन याद रखना प्रिपरेशन नहीं है। इसमें से और क्या समझ में आ सकता है? और क्या? एनसीईआरटी पढ़ ली, कोई रेफरेंस बुक, और क्या, अलग अलग रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी को भी बार बार पढ़ते हैं। देखो बुक बहुत ही बढ़िया चीज है, तुम बार बार पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ नई चीजें समझ में आएगी। जैसे कि तुम कोई एक मूवी देखो जो तुम्हें बहुत पसंद है, ओके, तो वो तुमने देख ली, बहुत मजा आई, कॉमेडी मूवी है से हेरा फेरी, ओके, तो वो तुम्हें बहुत देखी, बहुत मजा आई, अभी अच्छी लग रही है तो दूसरी बार देखोगे ना, तो 2-3 डायलॉग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो तुमने फर्स्ट टाइम तो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किए थे, नए डायलॉग मिलेंगे और फिर तुम नई तरीके से हंसोगे। अरे यार इसमें तो ये भी है, पहली बार देखा तो पता ही नहीं चला कि ऐसा डायलॉग भी है, ये यहाँ ये कहना चाह रहा था। अगेन तीसरी बार देखोगे, ओबे यार ये तो क्या लेवल की कॉमेडी है, ये तो इसको गाली बक रहा था लेकिन मुझे तो लगा कि अप्रिशिएट कर रहा है। ऐसे वो जितना बार बार तुम रिपीट करोगे ना, उतना वो अंदर से पता चलता जाएगा डिटेल्ड में कि अरे वो देखो डायलॉग ये मार रहा है लेकिन पीछे वाले ये देखो ना कैसे कर रहे हैं, तो वहां तुम्हारी नजर पीछे भी चली जाएगी, ओके, कि यहाँ हीरो हीरोइन या हीरो विलन और वो जो भी कॉमेडियन हो वहां ये लोग सीन कर रहे हैं, लेकिन पीछे वाले देखो वो लोग भी मस्ती कर रहे हैं, उनको देख के भी हंसी आएगी, ओके, तुम और डिटेल्ड में जाओगे। वैसे ही बुक, जैसे कि गाने, मूवी में जो है वैसे ही गाने में है, गाने तुम एक बार सुना तो याद थोड़ी रह जाएगा, दूसरी बार सुनोगे तो और याद रहेगा, तीसरी बार में और याद रहेगा, 5वीं 6ठी बार तो रो दोगे। क्यों? यू विल फील दैट कि तुम्हारे साथ ही, भाई तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ बट वो हम इमोशंस ज्वाइन कर देते हैं अंदर। जैसे नहीं, कोई लोग मूवी देखते हैं तो कोई हीरो मर गया तो रोने लगते हैं। मैंने पहली बार शोले मूवी देखी थी तो अमिताभ बच्चन मर गया तो मुझे लगा कि गया और मुझे बहुत मतलब ऐसा यार अब कोई मूवी में नहीं आएगा वो, ऐसा छोटे थे तो ऐसा ही फीलिंग होगी ना, तो मर गया यार अब क्या होगा। फिर घर पे सबने समझा, ओ भाई मर गया मतलब मूवी में मर गया, ये देखो दूसरी मूवी आई देखो इसकी, लाइक दैट। तो देखो एंजॉय करने के लिए घुस जाना पड़ेगा और स्टेबल रहने के लिए थोड़ा बाहर से ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा। स्टेबल कब रह पाओगे? जब तुम अंदर इमोशनली अटैच नहीं हो जा रहे हो, और एंजॉय कब कर पाओगे? जब इमोशनली अटैच हो तब, ओके। स्टेबल वाला थोड़ा अच्छा है क्योंकि उसमें ज्यादा हैप्पीनेस भी नहीं है, मतलब तुम ऊपर नहीं चले गए और डिप्रेशन भी नहीं है, नीचे भी नहीं चले गए, बैलेंस हो। बैलेंस अच्छा है, बहुत ज्यादा प्लस और बहुत ज्यादा माइनस से अच्छा है बैलेंस पे रहो, ओके। तो इट्स अ चॉइस, ओके, बट कहने का मीनिंग है जितनी बार पढ़ोगे, ज्यादा से ज्यादा रिपीट करोगे, तब तुम्हें और डिटेल में समझ में आएगा, और डिटेल में समझ में आएगा। तो वो मैं वही बता रहा था कि मैं आज की डेट में भी कोई भी क्लास लेना हो मुझे, कोई भी, इवन 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, किसी को कुछ भी बताना हो, अरे वो ये तो पढ़ाने की बात हुई, मुझे मेरे भाई को भी कुछ बोलना हो कि भाई हमें ये चीज करनी है, ओके, तो पूरा एनालिसिस होता है, पूरा एनालिसिस जैसे हम पढ़ाई में करते हैं वैसे। तो सपोज हमें ये बाइक परचेज करनी है, अच्छा ये कितने की है, ऑन रोड कितने की है, लोन लेनी है नहीं लेनी है, इसका ब्रेक पावर कितना है, एफिशिएंसी कितनी है, एवरेज कितनी देती है, डिस्क ब्रेक है, दोनों साइड है, एक ही साइड है, मेंटेनेंस कितना है, परचेज तो कर लिया उसके बाद मेंटेनेंस कितना है, ऐसा ना हो कि मेंटेनेंस में ही हमारे पॉकेट खाली हो जाए, ओके। सारा एनालिसिस और फिर जाके उसको एग्जीक्यूट करना है। कहीं पर भी थोड़ा भी बहुत लैग दिखे, पहले उसको कंप्लीट करो फिर आगे बढ़ो।
कोई भी चीज में इतना डिटेल्ड में जाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो समझ में ना आए या वहां पर गलती हो, और गलती होगी तो भी कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। ओके, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यू कैन सी ओके कि मैं जब भी पढ़ता हूं तो मैं नोट्स बनाता हूं। तो देखो मतलब ये बुक, ये स्टार्टिंग में तो ये देखो ऐसे इतना लिखा हुआ है कि शायद तुम्हें ऐसा लगेगा सर आपने ज्यादा लिखा है और पेज में कम प्रिंट है। ओके, ऐसा क्यों, अंदर लिखा है उससे थोड़ा अलग है। मतलब जैसे थोड़ा अलग है मतलब क्या, जैसे मैं बताता हूँ कि भाई बुक में यहाँ से यहाँ स्टेप्स डायरेक्ट आ गया न्यूमेरिकल में, कैसे आया वो मैं तुम्हें समझाता हूँ, वो मैंने लिखा हुआ है कि कैसे आया। ओके, तो देखो सारे स्टेप्स ऐसे डिटेल्ड नोट्स, और कुछ एक्स्ट्रा पता चले, अभी एक्स्ट्रा जो बुक में नहीं है फिर पेज में लिख के अंदर रख दिया, क्योंकि पेज जगह ही नहीं बची लिखने के लिए। सपोज ये टॉपिक है, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट था वो तो यहाँ है, मार्क भी कर दिया, और एडिशनल है वो लिख भी दिया, अब पेज में जगह ही नहीं बची तो फिर नया पेज, रफ पेज निकाला और वहां पर रख दिया, सो दैट एडिशनल चीज पता चले। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोग भी ऐसा करो ही, लेकिन मतलब कोई पर्टिकुलर चैप्टर के लिए या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ऐसा करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। जो भी करो अपना 100% दे दो, 100% एकदम डिटेल एनालिसिस। और ये तो 11th-12th की जब मैंने अभी ट्यूशन स्टार्ट किया तब की बुक है। इफ आई कैन शो यू माई मास्टर डिग्रीज टेक्स्ट बुक, मतलब जब मैं बिट्स पिलानी में मास्टर डिग्री कर रहा, वो टेक्स्ट बुक तुम देखो तो मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक देख के ही सर आप तो मतलब टॉपर रहे होंगे, ऐसे ही। मेरा रिजल्ट नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ मेरी बुक बताऊंगा, तुम बोलोगे सर आप तो टॉपर रहे होंगे। उस तरीके का एनालिसिस, उस तरीके की डिटेल, कहीं कहीं नोट्स चिपकाइए, ये है वो है, इतना डिटेल के फिर ऐसा समझो कि कोई बोलेगा कि मुझे नई बुक नहीं चाहिए, आपकी बुक दे दो, तो आधी अंडरस्टैंडिंग तो मुझे वो बुक पढ़ने से ही आ जाएगी, लाइक दैट। ये एक प्रैक्टिस है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कोई एक चैप्टर का करो, कोई एक सब्जेक्ट का करो, या 12th है इसलिए अभी करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये एक प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस डेवलप करोगे ना तो तुम्हें, जैसे मैंने बताया ना, फिर हर चीज में इतना एनालिसिस में जाने की आदत हो जाएगी, एंड दैट विल बेनिफिट यू। वो जो आदत हो जाएगी ना, हैबिट, वो हैबिट बेनिफिट करती है। ओके, जैसे मैंने बताया कि कोई बाइक है, फोन परचेस करना है, कुछ भी परचेस करना है, अरे ये स्टैंड परचेस करना था ना तो कितना एनालिसिस किया था, ये कैमरा का स्टैंड परचेस करना था, कितना एनालिसिस किया फिर जाके। नहीं तो कई लोगों का क्या होता है, अरे यार चलो कि हाँ बहुत जरूरी है, जल्दबाजी में ये लो परचेस कर लिया, खत्म, ये लो पैसे रख दिया, यूज करने लगे, खत्म। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, नहीं, बट अगर तुम डिटेल्ड में गए तो तुम ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। उससे थोड़ा ही कोई अपडेटेड मॉडल होगा वो तुम्हें मिल सकता है। ओके, मे बी ज्यादा पॉपुलर ना हो, लेकिन तुम्हारे लिए वही अच्छा है तो तुम वो चूज करोगे, ना कि जो ज्यादा पॉपुलर है, ना कि जो ज्यादा सस्ता है, ना कि जो ज्यादा महंगा है। तुम्हारे लिए जो अच्छा है तुम वो चूज करोगे। ओके, तो इट इज अ प्रैक्टिस, ये एक प्रैक्टिस बनाओ इसे, कि कोई भी चीज समझो, अंडरस्टैंड करो, घुस जाओ उसमें। अभी सिर्फ स्टार्ट करो प्रैक्टिस बनाना, और अभी भी तुम वो प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन वो प्रैक्टिस आज से 3-4 महीने के बाद तुम नहीं कर सकते। अभी सपोज पढ़ रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, तो उस ये मैं जैसे बताया उतना डिटेल में तुम पढ़ सकते हो, उसके बाद वैसा टाइम नहीं होगा। क्यों? बहुत कुछ करना है यार, कम टाइम में ज्यादा कुछ करना है। तो फिर तुम जैसे कि एग्जाम के अगले दिन तुम वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ने गए तो उतना टाइम है नहीं। एग्जाम के अगले दिन पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल की रिवीजन करना है। तो तुम ऐसे वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते, अभी पढ़ सकते हो। अंडरस्टूड? ओके, तो डिटेल्ड एनालिसिस करो। हाँ, तो यहां आ जाते हैं हम वापस। Density of liquid. The field due to continuous charge distribution can be obtained in much the way as for a system of discrete charges. मतलब सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस हो उसके लिए जो फील्ड है यहाँ भी वही जैसा हो, उसके जैसा ही होने वाला है, मच द सेम वे। सपोज अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन अ स्पेस हैज अ चार्ज डेंसिटी रो। चार्ज डेंसिटी रो, चार्ज डेंसिटी क्या? रो। मतलब किसकी बात चल रही है? वॉल्यूम की। साइन से भी पता चल जाएगा रो तो वॉल्यूम, और लिखा हुआ भी है चार्ज डेंसिटी। ओके, वॉल्यूम।
choose any convenient origin O and let the position vector of any point in the charge density be the R. The charge density rho may be vary from point to point. Charge density तो point to point vary करेगी. क्यों point to point vary करेगी? Charge density क्यों vary करेगी? क्यों? क्योंकि सारा चार्ज अलग अलग डिस्टेंस पर है. क्या बोल रहे हैं? ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको तो अगर तुम्हें फिगर में डालना हो तो क्या बोल रहे हैं? चूज एनी कन्वीनियंट ओरिजिन O. ये मेरा कन्वीनियंट ओरिजिन है O. And let the position vector of any point in that charge distribution with the R. मतलब ये मेरा कोई चार्ज है Q और यहां से पोजीशन वेक्टर O से पोजीशन वेक्टर ये क्या है? R. ये R डिस्टेंस भी है और डायरेक्शन भी है. डायरेक्शन के लिए मार दो कैप, R कैप. ओके, सो द चार्ज डेंसिटी रो मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. जैसे कि तुमने एक बॉल ले लिया, स्फीयर, बॉल मतलब स्फीयर ले लिया. अब तुम यहाँ की बात कर रहे हो. ओके, तो रेडियस भाई यहाँ होगा तो अलग है, ये रेडियस होगा तो अलग है. ये क्योंकि रेडियस अलग अलग होगी तो वैल्यू अलग अलग होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में है क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर. ओके, पहले से ही वो आ रहा है. डाइपोल मूवमेंट में क्यूब आ रहा था डाइपोल में, अदरवाइज तो स्क्वायर ही चल रहा है. ओके, तो आर चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आर होगा. डिवाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स ऑफ डेल्टा वी. तो अब हम क्या करेंगे? इतना ज्यादा डेल्टा वी अलग अलग लिया तो फिर इतनी ज्यादा आर लेनी पड़ेगी. तो हम बड़ा वॉल्यूम ले ही नहीं रहे. हम क्या ले रहे हैं? एकदम छोटा सा वॉल्यूम डेल्टा वी. द चार्ज इन द वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा वी इज रो डेल्टा वी. तो वो तो ऑब्वियस है. क्यों? क्योंकि रो इज इक्वल टू क्या था? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी. तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? रो डेल्टा वी. वही बोल रहे हैं, रो डेल्टा वी. डन. ओके, नाउ कंसिडर एनी जनरल पॉइंट P इनसाइड और आउटसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन विद पोजीशन वेक्टर कैपिटल R. जैसे कि यहाँ पे उन्होंने फिगर में भी बताया है 1.21. तो फिगर 1.21 यही है. अब ये कैपिटल R है. देखो, ये तुम्हारा एरिया है, ये तुम्हारा चार्ज P वहां पर है और वहां का पोजीशन वेक्टर क्या है? R. ओके, ओरिजिन से वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ओरिजिन से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? R. ये फिगर अच्छे से देखो. ओरिजिन से ये जो हमारा ऑब्जेक्ट, जो वॉल्यूम हमने कंसीडर किया है, क्योंकि अभी हमने क्या बोला? डेल्टा वी वॉल्यूम शो कर रहा है. तो किसका वॉल्यूम? पर्टिकुलरली यहाँ का वॉल्यूम. जैसे कि एक बॉल है, ऐसा एक बॉल है और तुमने ऐसा वॉल्यूम कंसीडर किया ऊपर का. एक गोल स्फीयर बॉल है, उसमें तुमने ऊपर का छोटा सा वॉल्यूम ऐसे ले लिया है. समझ? 2D नहीं 3D विजुअलाइज करो. ये ले लिया है. अंडरस्टूड? ओके, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का तो R होगा. तो ये है R. ओके, देन P चार्ज कहीं पर है, कहीं पर भी चार्ज है, बाहर है, अंदर है, कहीं पर भी है. बोला है ना कि आउटसाइड और इनसाइड. तो ये बाहर ले लिया, तो बाहर पॉइंट ले लिया. तो ओरिजिन से वो चार्ज तक का डिस्टेंस क्या बोला? कैपिटल R. पोजीशन वेक्टर. ओके, ओरिजिन से ही पोजीशन वेक्टर होगा. ये कैपिटल R और ओरिजिन से वो जो वॉल्यूम लिया है वहां का स्मॉल. ओके, तो वो समझ में आ गए. ओके, तो वही चीज इन्होंने वर्डिंग में बोली गई है. सो वो कैपिटल R है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज रो डेल्टा वी. मतलब यहां जो चार्ज होगा, ये वाला डेल्टा क्यू, उसकी वजह से जो चार्ज है, जिसकी वैल्यू रो डेल्टा वी भी है, इज गिवन बाय द कूलम्स लॉ. तो वो कूलम्स लॉ से मिल जाएगा. क्या? डेल्टा E इज इक्वल्स टू दिस. ये कहां से आया? कुछ नहीं. देखो, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R का स्क्वायर. यही था हमारा. ओके, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला. अब Q की वैल्यू रखो. किसकी वैल्यू रखनी है? Q की वैल्यू. तो Q की वैल्यू रखेंगे तो अभी डेल्टा Q मान लो, ये डेल्टा Q है. Q मतलब डेल्टा Q. तो डेल्टा Q का फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा? डेल्टा Q इज इक्वल टू रो डेल्टा V. अब पीछे कैसे जाएंगे? हाँ, सो डेल्टा Q इज इक्वल टू रो डेल्टा V. सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डेल्टा V अपॉन R का स्क्वायर. और अगर पोजीशन वेक्टर लिया है, मतलब ये O था, ये एरिया, ये वॉल्यूम है, वहां तक का क्या था? R. ये पॉइंट तक का क्या था? कैपिटल R.
तो यहां से लेकर चार्ज तक का हमारे वॉल्यूम जो हमने कंसिडर किया है वहां तक के लेकर के चार्ज तक का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये आर दिया है तो इसको कुछ और नाम दे दो, से आर डैश, ओके, और उसके डायरेक्शन से आर डैश का कैप, ओके। तो यहां पर भी आई थिंक सो यस वही लिया हुआ है, आर डैश का कैप। समझ में आ रहा है? ये कैसे आया वो समझ में आया? वो जो हमने लिखा वही है। डन? पक्का ना? ओके। वेयर आर डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एलिमेंट बिटवीन दी, अभी जो ड्रॉ किया था वो कहां गया, इधर ही किया, बिटवीन दी आर डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन दी चार्ज एंड दी कंसिडरेट वॉल्यूम जो हमने लिया है। डन? ओके। सो r dash is the unit vector in the direction from the charge element to P. By the superposition principle, the total electric field due to charge distribution is obtained by summing over electric fields due to different volume elements. मतलब कि ये तो अभी हमने एक वॉल्यूम कंसीडर किया, वैसे ही बहुत सारे वॉल्यूम कंसीडर करो। ये E का फॉर्मूला तो किसके लिए मिला, ये एक वॉल्यूम के लिए मिला, से V1, फिर ये दूसरा है V2, फिर ये है V3, सबके लिए ही ऐसा E का फॉर्मूला मिलेगा। तो सबको क्या कर दो, सम कर दो। तो सबको सम कर देंगे तो E इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो तो कॉमन है सब में ही है, तो वो बाहर निकल गया। समेशन सबका सम कर दो, ओके, जितने भी V है सबका सम कर दो, तो रो इनटू डेल्टा V अपॉन आर डैश का स्क्वायर। सिंपल, पक्का, ओके। तो आर डैश का स्क्वायर। Note that rho, r dash and r dash cap all can vary from point to point. हर जगह अलग अलग होंगे, पोजीशन वेक्टर है ना, तो पोजीशन के हिसाब से वेरी करेंगे। In a strict mathematical method we should let delta v tends to 0. क्यों? क्योंकि अगर डेल्टा v tends to 0 नहीं लिया तो r dash तो अलग अलग है, सबका पोजीशन वेक्टर अलग अलग है, तो हमारा E बहुत ज्यादा वेरी करेगा, ओके। तो वो ना करे इसलिए हम डेल्टा v जितना हो सके उतना छोटा लेंगे। तो होगा क्या उससे, ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस लेंगे हम, तो ये v कंसीडर करो या ये v का रेडियस कंसीडर करो, दोनों सेम ही, रेडियस तो सेम आएगा लेकिन यहाँ का और उसके नीचे वाला सपोज, तो ये भी r सेम ही आएगा। क्यों? इतना छोटा लिया है, मतलब एक यहाँ है और दूसरा यहाँ, दूसरा से यहाँ है, तो ऐसा लगेगा कि दोनों एक ही लेवल पे है, लेकिन एक लेवल पे नहीं है, एक ऊपर है और एक नीचे है। वो तुम माइक्रोस्कोपिक पर देखोगे तो पता चलेगा कि भाई दोनों के बीच में सपोज 0.001 का डिफरेंस है, लेकिन वो मैक्रोस्कोपिक पे तो ऐसा लगेगा कि भाई एक ही लेवल पे है दोनों, मतलब दोनों एक ही लेवल पे है, ऐसा लगेगा। अंडरस्टूड? तो इसलिए बोल रहे हैं डेल्टा v टेंड्स टू 0 एंड द सम देन बिकम्स एन इंटीग्रल। तो ये हमने समेशन तो कर दिया, अब सब सम कर देंगे तो ऐड करना है, लेकिन अभी हम समेशन कर रहे हैं तो फिर इंटीग्रेशन क्यों आया? ऐड तो करना है। तो इंटीग्रेशन कब कब करते हैं? जब हमारा थोड़ा बहुत पार्ट बाकी रह जाता है, तब हम समेशन से क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। जैसे कि ये मेरा वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम है, ये सारे वॉल्यूम है, ये सारे वॉल्यूम का मैंने समेशन तो कर दिया, लेकिन ये वॉल्यूम के बीच में थोड़ी बहुत जगह भी तो बाकी रहेगी। जैसे इसके पहले मैंने बताया था तुम्हें कि मैंने ये एक लिया, फिर ऐसे लिया, फिर ऐसे कंसीडर किया, तो ये जो बीच में जगह बाकी रह गई, समेशन मतलब क्या, ये तीनों का सम। लेकिन इंटीग्रेशन मतलब क्या, कुछ भी बाकी नहीं रह रहा है, ये भी कंसीडर ले लिया, ये जो बीच में है उसको भी ले लिया कांस्टेंट के तौर पे, तब हम इंटीग्रेट करते हैं। डन? ओके। तो कहने का मीनिंग है the sum becomes an integral but we omit the discussion here. हमने ओमिट नहीं किया, मैंने तुम्हें बता दिया कि हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करेंगे आगे फ्यूचर में, ओके। फॉर सिंप्लिसिटी, इन शॉर्ट, यूजिंग कूलम्स लॉ एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड फॉर एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस और पार्ट डिस्क्रीट और पार्ट कंटिन्यूअस। मतलब क्या बोल रहे हैं कि कूलम्स लॉ और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है वो सुपरपोजिशन थियरम, ये सब का यूज करके हम डिस्क्रीट का तो अब तक फाइंड कर ही रहे थे, लेकिन डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस हो, सबका ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं। डिस्क्रीट हो, कंटिन्यूअस हो, पार्टली डिस्क्रीट एंड पार्टली कंटिन्यूअस हो, तो भी थोड़ा डिस्क्रीट थोड़ा कंटिन्यूअस, उसका भी फाइंड कर सकते। समझ में आया?
तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको भी अगर आगे सिंप्लीफाई करना हो तो सपोज हमने अभी क्या लिया था, ये हमारा क्या आया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने यहाँ पर समेशन किया इंटू रो इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय आर डैश का स्क्वायर, ये हमारा था। अभी सपोज हमने यहाँ पे स्फीयर लिया है, क्या लिया है, स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये सारे वॉल्यूम का सम किया है ना, सारे वॉल्यूम का सम मतलब फाइनल सम क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम ये पूरा समेशन हटाकर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डेल्टा वी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे भी आर डैश का स्क्वायर। तो ये 4 पाई गया, 4 पाई गया, तो ये आर डैश भी अगर यहाँ पे सेम ही होगा तो वो भी चला गया, तो बाकी क्या रहा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, जब पर्टिकुलर केस हम डिस्कस करेंगे तब की बात है, लेकिन बोला ना यहाँ पर तो ओमिट कर दिया है, लेकिन हम और डिटेल में जाना चाहे तो जा सकते। कहने का मीनिंग क्या है कि डिस्क्रीट हो, कंटिन्यूअस हो, पार्टली डिस्क्रीट पार्टली कंटिन्यूअस हो, हम सबका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। डन। अगर कंटिन्यूअस हो तो इस मेथड से चार्ज डेंसिटी के हेल्प से, डिस्क्रीट में तो हम फाइंड करते ही है, एक पॉइंट की वजह से, दूसरे पॉइंट की वजह से, तीसरे की वजह से, वो तो डिस्क्रीट में करते ही थे। लेकिन अगर कंटिन्यूअस हो, बहुत सारे चार्जेस एक साथ हो, तो हम कंसिडर कर लेंगे लाइन, सरफेस या वॉल्यूम, जो भी एप्लीकेशन हो। अगर वॉल गिवन है तो वॉल्यूम ही लेंगे, एक लाइन, एक वायर गिवन है तो लाइन लेंगे, ओके, एक सरफेस गिवन है तो सरफेस डेंसिटी लेंगे। डन। उसके अकॉर्डिंगली हम लेंगे, लेकिन हमारा फॉर्मूला यही रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो था ही, विच इज के, फिर डिवाइड बाय आर स्क्वायर भी तो था ही ई के फॉर्मूला में। तो ऊपर क्या था, क्यू। क्यू की वजह से क्या, क्यू के बदले, क्यू के रिप्लेसमेंट में क्या आया है, रो इंटू डेल्टा वी। क्यू के रिप्लेसमेंट में क्या आ सकता है, लैम्बडा, लैम्बडा आ सकता है ना, ओके। पहला क्या था, सिग्मा, तो क्यू के रिप्लेसमेंट में क्या आ सकता है, सिग्मा इंटू डेल्टा एस। क्यू के रिप्लेसमेंट में क्या आ सकता है, लैम्बडा इंटू डेल्टा एल। और क्यू के रिप्लेसमेंट में क्या आ सकता है, रो इंटू डेल्टा वी। सिर्फ क्यू ही बदल रहा है, बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर, वो सब तो वैसे, और ये तो डायरेक्शन शो कर रहा है, तो सब कुछ जैसा था वैसा ही है। लेकिन सिर्फ जो चार्ज है उसके बदले हम, ये चार्ज कहाँ है, लाइन है तो लैम्बडा डेल्टा एल वाला ले सकते हैं, एरिया है तो सिग्मा डेल्टा एस वाला ले सकते हैं, और अगर वॉल्यूम है तो ये वाला चार्ज डेंसिटी वाला हम कंसिडर कर सकते हैं, रो डेल्टा वी। डन। तो फॉर्मूला तो वही रहा, डिस्क्रीट होगा तो क्यू की जगह क्यू ही आएगा, और कंटिन्यूअस रहा तो कौन सा कंटिन्यूअस है, लाइन होगा तो लाइन का फॉर्मूला डाल देंगे, लाइन डेंसिटी का, लाइन चार्ज डेंसिटी का। एरिया होगा तो एरिया चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम होगा तो चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। समझ में आया, पक्का, कंसेप्ट क्लियर।